अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सबके नॉलेज में होगा और ख़बरों में भी आपने सुना होगा कि इन्फ्लुएंज़ा का एक न्यू स्ट्रेन, न्यू वेरिएंट जिसको हम इन्फ्लुएंज़ा H3N2 कहते हैं, उसके केसेस पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं। तो उसको लेकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ पाकिस्तान जो है, सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल, इन्होंने अपनी एक एडवाइज़री जारी की थी। तो उस बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे लिए जानना ज़रूरी है। आमतौर पे जो इन्फ्लुएंज़ा वायरस है ये पहले से मौजूद है, ये बिल्कुल कोई नया वायरस नहीं है। तो बेसिकली उसी का ही एक वेरिएंट है। जो वायरस है अपनी शक्लें तब्दील करते रहते हैं और वो ताकतवर से ताकतवर होते रहते हैं। तो ये भी एक इन्फ्लुएंज़ा जो पहले से मौजूद वायरस है उसका एक न्यू स्ट्रेन है। तो इसको सुपर फ्लू भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि अब ये वायरस जो है इसने अपनी शक्ल तब्दील की है और ये पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गया है। तो इसलिए जो फ्लू होता था अब भी वो फ्लू ही होता है, लेकिन वो ज़्यादा शिद्दत के साथ होता है, इसलिए इसको सुपर फ्लू का नाम दिया गया है। तो इसमें अब सिम्टम्स तो बिल्कुल वही होते हैं जो आम इन्फ्लुएंज़ा वायरस के होते हैं। तो अगर आपका ताल्लुक मेडिकल के शोबे से है तो आपको पता होगा कि इन्फ्लुएंज़ा के क्या क्या सिम्टम होते हैं। अचानक से शदीद बुखार का होना, आम तौर पे इसमें हाई ग्रेड फ़ीवर होता है जो कि मिस्टेकनली हम कंफ्यूज कर लेते हैं कि ये कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। 103, 104 और सडन ऑनसेट का फ़ीवर होता है। तो जिसको कंफ्यूज कर लिया जाता है कि ये जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और इसकी वजह से गलत एंटीबायोटिक की प्रैक्टिस चल रही होती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्लू है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए समझना, ताकि हम गलत एंटीबायोटिक प्रैक्टिस ना कर सकें। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी को हाई ग्रेड फ़ीवर है तो इसका मतलब ये है कि कोई उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही है। हमारे यहाँ एक आम जनरल परसेप्शन बनी हुई है कि अगर किसी को हाई ग्रेड फ़ीवर है, हाँ 102 पे है, 103 पे है, 104 पे है, तो हमारे कान खड़े हो जाते हैं कि ओहो ये तो कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन लग रहा है, और धड़ाधड़ एंटीबायोटिक चल रही है और उसका नतीजा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की फॉर्म में जो है वो नज़र आ रहा है। तो वायरसेस भी कुछ ऐसे हैं जिसमें हाई ग्रेड फीवर हो सकता है और इन्फ्लुएंज़ा भी उनमें से एक है। सडन ऑनसेट का हाई ग्रेड फीवर होता है, अचानक से आपको शदीद बुखार होगा। इसके अलावा जो है ना, जिस्म में बहुत ज़्यादा थकावट होगी, ऐसे लगेगा कि आपका जिस्म में ताकत ही नहीं है, कि किसी काम की कोई ताकत नहीं है, आप बिस्तर से उठ भी नहीं सकते, इतनी वीकनेस आपको फील होगी। तो ये आपके इन्फेक्शन से जब आपकी बॉडी लड़ रही होती है तो वो एनर्जी वहाँ यूज़ हो रही होती है, तो आपको ये वीकनेस फील होती है। ये वायरल इन्फेक्शन के सिम्टम हैं। इसके साथ आपको नज़ला ज़ुकाम जो इस तरह का होता है, गला ख़राब वगैरह, वो कॉमन से सिम्टम होते हैं। लेकिन जो हाई ग्रेड फीवर वाला पॉइंट था तो ये इम्पोर्टेंट था, ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो मैंने ये आज डिस्कस करना है वो है हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं और कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। देखें, इसको कंट्रोल करने का एक सिंपल मेथड है, उसके लिए हमें समझना होगा कि ये फैलता कैसे है। इन्फ्लुएंज़ा जो है ये एक रेस्पिरेटरी वायरस है। जितने भी रेस्पिरेटरी वायरसेस हैं वो ऑलमोस्ट एक ही तरह से फैलते हैं। तो अगर हम समझ लें कि रेस्पिरेटरी वायरसेस किस तरह फैलते हैं तो ना सिर्फ हम इन्फ्लुएंज़ा को कंट्रोल करने में हेल्पफुल साबित हो सकते हैं, हम दूसरे भी वायरसेस जो रेस्पिरेटरी रूट के ज़रिए ट्रांसमिट होते हैं उनको भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब रेस्पिरेटरी वायरसेस जितने भी हैं वो एक बंदा अगर इन्फेक्टेड है तो उससे दूसरे को लगेंगे, यानी पर्सन टू पर्सन इसकी ट्रांसमिशन होती है। मिसाल के तौर पे अब मैं अगर इन्फेक्टेड हूँ तो अब मेरे नाक की झिल्ली में, मेरी नाक की सिक्रीशंस में, मेरी मुंह की सिक्रीशंस में वो वायरस जो है वो शेड होगा। मैंने अब छींक मारी तो वो जो छींक के साथ सिक्रीशन बाहर गई उसके अंदर भी वायरस होगा, और जो मैंने खांसी की, खांसी के साथ जो सिक्रीशंस गई, जो थूक वगैरह बलगम जो भी गया बाहर, उसके अंदर वायरस होगा। अगर दूसरा बंदा किसी भी तरह से इन सिक्रीशंस के कांटेक्ट में आता है तो उसको ये वायरस ट्रांसमिट होने का ख़तरा है। अब दूसरा बंदा इन सिक्रीशंस के कांटेक्ट में कैसे आ सकता है? या तो वो आपके इतना करीब है कि ये सिक्रीशंस डायरेक्ट उसके नाक, मुंह या आंखों तक चली गई हैं, मतलब आपने करीब बैठे हुए किसी के मुंह की तरफ छींका है या मुंह की तरफ खांसी की है और उसके साथ ही वो सिक्रीशंस डायरेक्टली वहाँ तक चली गई हैं, उसके नाक, मुंह या आंखों तक, तो वहाँ से वायरस ट्रांसमिट हो सकता है। दूसरा ये है कि बार बार आपने, आपका नाक बह रहा है जैसे कि इसमें होता है, और आप मुंह से हाथ से साफ़ किया, हाथ धोए नहीं है और वही हाथ आपने किसी दूसरे को मिलाए
तो सिक्रीशन से आपके हाथ पे आया, आपके हाथ से दूसरे के हाथ पे गया, और दूसरे के हाथ से फिर जब उसने अपने नाक, मुंह या आँखों को लगाया तो वहाँ चला गया। और इसी तरह जो है आपने नाक साफ़ किया और हाथ किसी जगह लगाया, किसी टेबल पे, किसी कपड़े पे, और वही कपड़े को उसने हाथ लगाया और फिर वहाँ से उसके हाथ पे चला गया, और फिर उसने नाक, मुंह या आँखों को लगाया तो वहाँ चला गया। तो पॉइंट समझने का ये है कि रेस्पिरेटरी वायरसेस जितने भी होते हैं वो रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस में आमतौर पे शेड होते हैं। वो रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस अगर किसी और बंदे तक चली गई तो वायरस के ट्रांसमिट होने का ख़तरा होता है। अब वो डायरेक्ट सिक्रीशंस गई या इनडायरेक्ट, वो हाथ पे आया या किसी जगह पे आया और वहाँ से उसके हाथ पे आया और वहाँ से नाक मुंह तक गया, चाहे इनडायरेक्ट हो, पॉइंट आपने समझना ये है कि रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस से वो ट्रांसमिट होती हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो अब हम कैसे उसको बचा सकते हैं? मास्क पहन के रखें ताकि वो आपकी सिक्रीशंस जो हैं वो डायरेक्ट दूसरे तक जाए ना। अगर छींक आती है तो हाथ रखें, जिस तरह हमारी प्रिवेंशन होती है छींक से, खांसी से, ताकि सिक्रीशंस डायरेक्ट ना जाएं। इसके अलावा अपने हाथों को धोना है, क्योंकि आप नाक साफ करते हैं, आप आगे हाथ देते हैं तो सिक्रीशंस आपके हाथ पे लगती हैं, आपके हाथ पे वायरस होता है। तो जब आप उसको हाथ अच्छे तरह से धोएंगे तो उस वायरस जो है उसके ट्रांसमिशन का रिस्क जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। इसी तरह जो क्लोज़ कॉन्टैक्ट्स हैं तो उनको भी प्रिवेंशन करनी चाहिए कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा बंदा है जिसको ये वायरस लगा हुआ है तो आप भी परहेज़ करें, आप भी अपने हाथ वगैरह धोएं। तो अगर आपने ट्रांसमिशन समझ लिया ना तो आपको प्रिवेंशन जो है वो बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। अब चूंकि हमने पब्लिक के लिए अवेयरनेस देनी है तो पब्लिक के लिए यही ज़रूरी है प्रिवेंशन, कि आपने प्रिवेंशन कैसे करनी है। अब ये वैक्सीनेशन किन लोगों को करानी चाहिए ये भी उन्होंने बताया हुआ है। तो आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ से ये एडवाइजरी डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेकिन बात मैंने यहाँ पे करनी है कि हमने एंटी वायरल किन को देने हैं। ये चूँकि वायरस की वजह से होते हैं, आम तौर पे जो वायरसेस होते हैं उनमें हम वायरल एंटी वायरल नहीं देते, यानी वो दवाइयाँ जो वायरस को मारती हैं वो दवाई नहीं देते। लेकिन कुछ ऐसी वायरल डिजीज़ होती हैं जिनमें हम देते हैं। तो अब इन्फ्लुएंज़ा में क्या हम सबको देंगे? नहीं, हम सबको नहीं देंगे। जिनके अंदर इन्फ्लुएंज़ा की कॉम्प्लिकेशन का, पेचीदगियों का रिस्क ज़्यादा है, उनको हम एंटी वायरल देंगे। सबको नहीं है, जिनको ज़्यादा है सिर्फ उनको एंटी वायरल देंगे। मोस्टली लोगों में वही नज़ला ज़ुकाम बुखार होगा तेज़, लेकिन खुद ब खुद ठीक हो जाएगा रेस्ट करने से, प्रॉपर वो आप जो भी आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करें वो ट्रीटमेंट फॉलो करने से। लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनमें कॉम्प्लिकेशन का रिस्क ज़्यादा है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की एडवाइजरी में बताया गया है कि इनको आपने एंटी वायरल देनी है। मिसाल के तौर पे ये लिस्ट यहाँ जारी की गई है कि चिल्ड्रन जो 2 साल से नीचे हों उनको आपने देना है। इसी तरह बुज़ुर्ग जो 65 साल के हों या उससे ज़्यादा हों, क्योंकि ये दोनों वो पेशेंट होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, जिनका अपना इम्यून सिस्टम, मुदाफ़ियाती निज़ाम कमज़ोर होता है। तो इनको आपने एंटी वायरल देना है ताकि उसको मारने में, वायरस को मारने में बॉडी की हेल्प हो सके। 2 साल से नीचे वालों को, 65 साल या उससे ऊपर वालों को। इसी तरह कोई पर्सन है जिसको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, यानी किसी को शुगर है, ब्लड प्रेशर है, दिल का मसला है, कोई और ऐसी बीमारियां हैं, तो उन लोगों को भी आपने एंटी वायरल देना है। या पर्सन्स जिनका इम्यूनो सप्रेशन है, यानी जिनका मुदाफ़ियाती निज़ाम कमज़ोर है। मिसाल के तौर पे किसी को एड्स है तो उसमें मुदाफ़ियाती निज़ाम कमज़ोर होता है, कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं, जैसे कोई क्रोनिक स्टीरॉयड्स के ऊपर होते हैं, डायबिटीज़ वाले हैं, उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, तो उन लोगों को भी आपने देना है। 2 साल से नीचे वालों को, 65 साल या उससे ऊपर, कोमॉर्बिडिटीज़ वालों को, इम्यूनो सप्रेशन वालों को, और प्रेग्नेंट फीमेल्स को, और पोस्टपार्टम को विद इन 2 वीक्स आफ्टर डिलीवरी, क्योंकि ये हाई रिस्क पेशेंट होते हैं, इनमें कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क इंक्रीज हो सकता है। इसी तरह पर्सनस एज यंगर देन 19 ईयर्स, जो 19 साल से छोटे हैं लेकिन वो एस्पिरिन ले रहे हैं किसी वजह से, उनको भी देना है। इसी तरह पर्सनस हु आर मॉर्बिडली ओबीज, यानी जो बहुत ज़्यादा मोटे हैं, उनको भी देना है। इसी तरह जो नर्सिंग होम और दूसरी क्रॉनिक केयर फैसिलिटीज़ में रह रहे हैं उनको भी देने हैं। और जिनको कोई क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन है, जैसे क्रॉनिक कार्डियक है, क्रॉनिक पल्मोनरी है, यानी दिल का कोई मसला है, फेफड़ों का है, गुर्दों का है, इसी तरह कोई दिमाग का है, जिगर का है, खून का, कोई भी जो लंबा क्रॉनिक मसला है,
तो ये वो पेशेंट्स हैं जिनको आपने एंटीवायरल इस केस में देना है। अब सवाल यह है कि वैक्सीन आप किसको करते हैं। वैक्सीन ज़ाहिर सी बात है आप उन्हीं लोगों को करेंगे जो हाई रिस्क हैं। तो मोस्टली यही पेशेंट जिनको आपने अगर इन्फ्लुएंज़ा हो जाए तो ट्रीटमेंट देनी है, इन्फ्लुएंज़ा ना हो तो उनको बचाने के लिए वैक्सीन भी देनी है। अगर उनको नहीं हुआ तो वैक्सीन देनी है, हो गया है तो एंटीवायरल देनी है। अगर वो इन केस में नहीं आते, इन कैटेगरीज़ में, तो उनको ना वैक्सीन की ज़रूरत है ना उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। वो सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, कंजर्वेटिव मैनेज करने से खुद ब खुद कुछ अर्से में ये ठीक हो जाएगी।